Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to FAM Academy आरंभ बैच 2026। uh, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मुबीन रज़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन से सेशन में, जहां पर हम आज स्टैटिस्टिक्स को समाप्त कर देंगे। बिना किसी भी देरी किए हम सीधा पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो हम आए थे 29th क्वेश्चन पर। 29th क्वेश्चन पे हमको बताया गया है कि इफ़ 25% ऑफ आइटम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन आर लेस देन 10 एंड 25% आर मोर देन 40 देन द क्वार्टाइल डेविएशन इज। क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है Q3 माइनस Q1/2। जैसे हम मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल पढ़ाते पढ़ाते कि जो Q1 होता है उससे आगे 25% ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और Q3 जो होता है उसके पीछे 75% होते हैं, मतलब लेफ्ट साइड, और राइट साइड 25%। यहाँ जो होता है वो होता है 25%। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो 25% ऑफ आइटम्स है वो लेस देन 10 है, मतलब ये हमें बताना चाहता है कि ये जो 10 है वो Q1 है, और 25% से ज़्यादा जो 40 है उससे 25% जो 100% ऑब्जर्वेशंस में से जो 40 से 25% जो राइट साइड पर है, ठीक है। मतलब ये बताना चाहता है कि जो 40 है वो Q3 है। और पूछा क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं हम। Q3 माइनस Q1/2, 40 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30/2 विच इज 15। आंसर हमारा आ जाता है डी 15। 30th क्वेश्चन बताता है हमको, इफ द टू सीरीज मूव इन अ रिवर्स डायरेक्शन एंड द वेरिएशंस इन their values are always proportionate, it is said to be। दो सीरीज है और दोनों एक दूसरे के रिवर्स में जा रही है। अगर जैसे ए और बी, ए को मैंने बढ़ाना चाहा तो बी घट रही है, और दिया गया है कि उनका जो वेरिएशन है वो प्रोपोर्शनेट है। जैसे मैंने ए को एक से बढ़ाया तो बी एक से घट रहा है। इसका मतलब होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और प्रोपोर्शनेट में है मतलब सेम दोनों में चेंजेस आ रहे हैं सेम मॉड्यूलस के अंदर। तो इसका आंसर आएगा परफेक्ट नेगेटिव, यानी -1 इन दोनों के बीच का कोरिलेशन होगा -1, विच इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। 31th क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि इफ़ x इज मेजर्ड इन आवर्स एंड y इज मेजर्ड इन मिनट्स, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैज़ द यूनिट। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वो जो होता है वो यूनिटलेस होता है। उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो एक यूनिटलेस मेजरमेंट है। तो इसका आंसर सीधा 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 आ जाएगा, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 32nd क्वेश्चन में हमको बताया गया है द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। तो हम सबको पता ही है कि जो कोरिलेशन के जो रेंज होती है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में होती है। इज इक्वल टू -1, इक्वल टू +1, या उन दोनों के बीच में। 33rd क्वेश्चन हमें बता रहा है, the graph showing the paired points of xi yi is called। ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, पाई डायग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता था, वो हमें कंटिन्यूस सीरीज के लिए एक चार्ट के अंदर हम उससे दर्शाते थे, वो पिलर्स के जैसा होता था। पॉलीगन आएगा नहीं, और पाई डायग्राम भी पॉइंट शो नहीं करता। इन सब में से कोई भी अगर पॉइंट शो करता है वो होता है स्कैटर डायग्राम। ये हमें पॉइंट शो करता है, और इससे बोलते हैं हम स्कैटर डायग्राम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, स्कैटर डायग्राम।
34th क्वेश्चन हमें बता रहा है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड माइनस एक्स इज। ये बात याद रखिए कि दोनों एक का जो मॉड्यूलस है, एक का जो अमाउंट है वो प्लस के अंदर है और दूसरी जो अमाउंट है वो माइनस में है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो कोरिलेशन होगा वो होगा नेगेटिव, -1 आ जाएगा। 34th क्वेश्चन हमें दिखा रहा है। 35th क्वेश्चन पे आ जाता है, इफ आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.65 then correlation coefficient between u is equal to 1.5x plus 8 and v is equal to -2y plus 9। मैं आपको बता दूं, कोरिलेशन के अंदर हम देखते थे कि इफ u ax plus b and v is equal to cx plus d, अगर इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना होता था तो उसके लिए एक फॉर्मूला था a इंटू सी और मॉड्यूलस में a इंटू मॉड्यूलस में c इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, ऐसे हम करके और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन ढूंढते थे। हमें बताया गया है कि जो ए की वैल्यू है वो 1.5 है और जो सी की वैल्यू हमें दिख रही है वो -2 है। अब इन दोनों में आप देखोगे तो दोनों के जो साइन है वो सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका मतलब जो कोरिलेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब उसके आगे जो साइन लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। और साइन नेगेटिव लगेगा और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर 0.65 ही मिलेगा, क्योंकि ये हमें इसका आंसर 1 आएगा और बी एक्स वाई मतलब आर एक्स वाई जो है वो 0.65 दिया गया है और इनके आगे जो साइन लगेगा वो लगेगा नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -0.65। 36th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मीडियन तो आएगा नहीं, मोड भी नहीं आएगा, दो होते थे, जियोमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो होता था वो सिंपल होता है कि जो प्राइस रिलेटिव्स जो होते हैं उनको सबको उनका सबका समेशन और उनको डिवाइड कर देते थे हम प्राइस, जितने भी प्राइस रिलेटिव्स होते हैं उनके नंबर से। और जियोमेट्रिक मीन जो होता था वो हम पढ़े उसके अंदर कि वो बहुत ही सटीक माहिती देता था। और इसका मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने आई थिंक इसमें से निकाल दिया है, उसको हम लॉग लगाकर और उसका हम पूरा सॉल्व करते थे। तो याद रखना है कि जियोमेट्रिक मीन जो होता है वो बेस्ट एवरेज, जो अग्रीगेट एवरेज हम निकालते हैं उनसे इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन री बेस्ट होता है। 37th में बताया गया है कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज। फिशर्स क्या था, लेस्पियर्स और पाशीज के इंडेक्स नंबर का जियोमेट्रिक मीन होता था, ऐसा कुछ होता था। लेस्पियर्स और पाशीज के जो इंडेक्स नंबर होता था उनका जियोमेट्रिक मीन। ऑप्शंस में देखेंगे हम, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स नहीं, अरिथमेटिक मीन तो नहीं था, मीडियन भी नहीं था। जियोमेट्रिक मीन, यस, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशीज इंडेक्सेस। गिवन दैट sigma P1 Q1 is equal to 240 and Pashi's index number is equal to 150, find sigma P0 Q1। हमें एक्चुअल में ढूंढना है सिग्मा P0 Q1। अब याद करिए Q1 हमें दर्शा रहा है कि जो बेस क्वांटिटी है वेट के लिए वो हमने यूज़ की है पाशीज के अंदर करंट ईयर की। जो बेस ईयर की हम यूज़ करते थे वो करते थे लास्ट ईयर्स में,
मतलब और पाशीज का इंडेक्स नंबर भी दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या था पाशीज का? हमें क्या दे दिया गया है? सिग्मा P1Q1 दे दिया गया है विच इज़ 240, और ढूंढना है हमें सिग्मा P0Q1 उसे और पाशीज का इंडेक्स नंबर हमें दिया गया है 150। जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो मिलेगा हमको सिग्मा P1Q1 की सॉरी 240 अपॉन 150 इंटू 100 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हम करेंगे तो मिल जाएगा हमको 160। आंसर विल बी 160। तो हम पाशीज के जो इंडेक्स नंबर्स, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि पाशीज का इंडेक्स नंबर दे दिया गया था, हमें करंट ईयर का बेस लेकर जो हमको सिग्मा P1Q1 दे दिया गया था, हमें ढूंढना था सिग्मा P0Q1। ईजी था। 39 के अंदर हम देखते हैं, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बीज ईयर शुड बी ए एनी ईयर, बी इकोनॉमिक बूम ईयर। एनी ईयर तो हम ले नहीं सकते, वरना फिर इंडेक्स नंबर का निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इकोनॉमिक बूम ईयर, जो सबसे पीक का टाइम था इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का, तब भी हम उसको उसके साथ कैलकुलेट करके तो फिर हमेशा पेसिमिस्टिक ही इकोनॉमी निकलेगी। शुड बी अ पीरियड ऑफ नॉर्मल एंड स्टेबल इकोनॉमिक, और डी दिया गया शुड बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन ईयर। इसमें सबसे हमको जो पहला और दूसरा आंसर तो है ही नहीं। जो सी हमें बता रहा है वो हम पढ़े हुए हैं कि इंडेक्स नंबर वहाँ से लिया जाता है जब इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे होती है, वहाँ से हम कंपेयर करते हैं आज करंट हालात को। तो आंसर आएगा सी। 40th क्वेश्चन हमें बता रहा है, इंडेक्स नंबर आर राइटली टर्म्ड एज डैश विच मेजर दी प्रेशर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस बिहेवियर। आपको पता होगा प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ दिया भी यही गया है कि इकोनॉमी का प्रेशर चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर को क्या कह सकते हैं हम। तो ऑप्शंस में इकोनॉमिक ट्रेंड बिल्कुल नहीं, इकोनॉमिक बैरोमीटर्स यस, बैरोमीटर्स जो प्रेशर को कैलकुलेट करता है। इंडेक्स नंबर भी बैरोमीटर है लेकिन वो इकोनॉमी का प्रेशर को चेक करता है। 41st क्वेश्चन हमें बता रहा है, इन डैश मेथड द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ एनी गिवन ईयर आर कंपेयर्ड विद द प्राइजेस इन द प्रीसीडिंग ईयर। जो लिंक रिलेटिव का ये क्वेश्चन है, मतलब चेन बेस्ड जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, जो जब भी हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है उसके प्रीसीडिंग ईयर यानी प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट करते हैं, इसे बोला जाता है चेन बेस। ठीक है। 42nd क्वेश्चन हमें बता रहा है P10 प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर दी P10। 1 का मतलब होता है करंट ईयर, 0 का होता है बेस ईयर, यानी करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अगर P01 होता तो हम कहते हैं बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। यहाँ हमारा आंसर आएगा करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू दी बेस ईयर। 43rd क्वेश्चन हमें बता रहा है, डैश इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रियल बिजनेस कंसर्न्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ DNS अलाउंस। DA के लिए गवर्नमेंट कौन सा इंडेक्स यूज़ करता है? तो वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग।
44th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/52 and probability of A intersect B is equal to 1/52, then probability of A union B, probability of A union B पूछा गया है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersect B। सिमिलर सा फॉर्मूला अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी के लिए हम इसे यहाँ से रिप्लेस कर देते थे, ठीक है। दिया गया हमको, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। बेस सबके सब सेम है तो आ जाएगा 17 माइनस 1/52 इज इक्वल टू 16/52, ठीक है। 45th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 19/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4/5। हमें बताना है इनका नेचर क्या है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये डिपेंडेंट है, एग्जॉस्टिव है या एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमको याद होगा, आप लोगों को याद होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0 और एग्जॉस्ट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव वो होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो। यहाँ पर हम जब देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 4/5 है तो एग्जॉस्टिव तो होगा नहीं। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी ढूंढना है, उसके लिए हमने पहले भी मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी मिल जाएगा। ढूंढ के देख लेते हैं हम। नाइनटीन बाई 30 प्लस 2/5 माइनस 4/5 जाएगा 31 माइनस 24 अपॉन 30 इक्वल टू 7/30, मतलब ज़ीरो भी नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है और एग्जॉस्टिव भी नहीं है। अब इंडिपेंडेंट के लिए हम चेक कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, जस्ट अ सेकेंड। इंडिपेंडेंट के लिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चेक करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको इंटरसेक्ट बी दिया गया है 7/30 जो हमने ढूंढा, और 19/30 इंटू बाई 5, ओके, इज इक्वल टू 19/30 इंटू में हो जाएगा 12, 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 19 इंटू 2/5
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को नहीं लगता ये सेम होगा। यानी 7 = 38/5। दैट्स वाई हम जब देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, दैट मीन्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट। 46th क्वेश्चन में आ जाते हैं। देयर आर 3 engineers and 3 IAS officers. A committee of 3 is to be formed at random. Find the probability that at least one engineer and at least one IAS officer is in the committee. यानी तीनों IAS नहीं होने चाहिए और तीनों इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए, या तो 2 इंजीनियर्स हो, 1 IAS हो, 2 IAS हो और 1 इंजीनियर्स हो। अब इसका जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तब आ जाएगा 6 लोग हैं, 3 की कमेटी बनानी है हमको, तो आ जाएगा 6 × 4 5 × 4 और 3 × 2 × 1 6, मतलब टोटल 20 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब जब हम देखेंगे कि पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 IAS और एटलीस्ट 1 इंजीनियर होना चाहिए, यानी तीनों इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए और तीनों IAS नहीं होने चाहिए कमेटी के अंदर। इसका मतलब यही हुआ, मतलब जो अनफेवरेबल इवेंट्स होते हैं उसमें हमें दिख रहा है कि एक तो तीनों इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए और तीनों IAS नहीं होने चाहिए। इसका मतलब इन दोनों की हम जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ऐसा कब होगा, यानी जो अनफेवरेबल इवेंट्स होते हैं वो हम जब निकालेंगे तब वो आएंगे, वो एक एक ही होगा कि एक 20 कॉम्बिनेशन में एक बार ऐसा हो जाएगा कि तीनों इंजीनियर्स आ जाएंगे और एक ऐसा इवेंट होगा कि तीनों IAS होंगे। तो ऐसे इवेंट्स जो अनफेवरेबल है वो हो जाएंगे एक और एक। तो हम जब हमको जो फेवरेबल इवेंट्स है उसके लिए हम टोटल कॉम्बिनेशंस में से जो अनफेवरेबल है उनको माइनस कर देंगे, यानी 20 - 2 = 18 आ जाएगा आंसर। और ये जो फेवरेबल आए उनको हम जो हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज़ है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 18 - 20 विच इज़ इक्वल टू 9/10। देख लेते हैं आंसर हम, 9/10। 47th क्वेश्चन हमें बता रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर कैन बी सिम्बॉलिकली रिटन एज, यानी या तो ए हो या तो बी हो। ऐसा हम कैसे करते थे कि जो ए यूनियन बी हो उसमें से जो पार्ट इंटरसेक्ट करता है उसको हम माइनस कर देते थे, तो हमारा जो एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट निकालने का हमारा आ जाता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। 48th क्वेश्चन हमें बता रहा है इफ अ बैग कंटेन्स बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड experiment is to select a ball at random. All the balls have equal probability of being selected, different probability of being selected, equal probability 0.5 of being selected, equal probability of 0.1। तो है ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी हम रेंडमली निकालते हैं तो सबकी पॉसिबिलिटीज, अब सबकी डिफरेंट साइजेस है और हम रेंडमली पिक कर रहे हैं, तो कभी भी जब भी हम ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल कभी भी नहीं होती। यानी जब भी बैग के अंदर डिफरेंट साइजेस के बॉल्स है, अब उनमें से हम पिक करेंगे तो कभी बड़ा वाला बॉल आ जाएगा, कभी छोटा आएगा, सबकी डिफरेंट साइजेस होगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल कभी नहीं होती, यानी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। 49th क्वेश्चन हमें बता रहा है लेट ए एंड बी be the two possible outcomes of an experiment, and suppose probability of A is equal to 0.4, probability of A union B is equal to 0.7 and probability of B is equal to 0.5.
देन इवेंट ए एंड बी आर, हमें चेक करना है क्या एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। चेक करेंगे हम इसी वाले मेथड से। मैंने आपको जैसे समझाया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए उनको पी ए इंटरसेक्ट बी जो होता है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो हम जब देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एग्जॉस्टिव होने के लिए 1 होना चाहिए, जो है नहीं, यानी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो होगा नहीं। अब एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए इंटरसेक्ट बी। तो देख लेते हैं 0.4 प्लस 0.5 माइनस 0.7, 0.2 आंसर आ रहा है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। अब देखना है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। उसके लिए हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखेंगे इसका आंसर हमें मिल रहा था 0.2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया गया है 0.4 इंटू 0.5, ये हमें मिल जाएगा 4/10 इंटू 5/10, यानी 20/100 इज इक्वल टू 0.2। तो दोनों आंसर मैच कर रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये जो इवेंट है जो ए और बी है वो इंडिपेंडेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी वो इक्वल नहीं होता इसके, तो हम कह सकते थे कि ये डिपेंडेंट है। 50th क्वेश्चन हमको बता रहा है 2 or more events are said to be dash if the happening of any one of them excludes the happening of all others in the same experiment। मतलब एक ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ ओजियस इंटरसेक्ट एट। लेस देन और मोर देन टाइप ऑफ ओजियस ये तो हमें याद ही होगा, मीडियन पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड पर डे इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, अ कंटिन्यूस वेरिएबल। देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है। जो चीज़ को आप उसको कैलकुलेट, मतलब इफ़ आई से कि कोई भी चीज़ जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, और ये सब चीज़ें ये कंटिन्यूस वेरिएबल होती है। टेम्परेचर होगा, ये एक रेंज के बीच में घूमती रहती है। जबकि डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है कि आप उसको गिन सकते हो एक एक करके, वो होता है डिस्क्रीट। नंबर ऑफ एक्सीडेंट भी होता है और डिस्क्रीट वेरिएबल, वो कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है। 54th क्वेश्चन हमें बता रहा है इफ द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज एंड informants are literate, then suitable method for collecting primary data is A direct personal investigation method, यानी सबको एक एक जाके उनके साथ हम डेटा कलेक्ट करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत बड़ा एरिया है। बी मेल क्वेश्चनर मेथड, ये हो सकता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब सबको फ़ोन कॉल वगैरह पर कॉल करके, लेकिन एरिया फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक एक के साथ कोई सबको पहुंचना ये आसान नहीं होता। और सबसे सूटेबल मेथड हमें बताना है क्वेश्चनर सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा मेल क्वेश्चनर मेथड, क्योंकि सारे के सारे जो इन्फॉर्मेंट्स है वो लिटरेट है। 55th क्वेश्चन हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल मैंने जैसे बताया हाइट, वेट, टेम्परेचर,
वो एक रेंज के बीच में घूमते रहते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट, ये डिस्क्रीट है। टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, यस कंटिन्यूस वेरिएबल है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, ये भी डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, ये भी डिस्क्रीट है। 56 क्वेश्चन हमें बता रहा है कि थर्ड डेसाइल इज इक्वल टू डैश परसेंटाइल। थर्ड डेसाइल, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, जो हमें पूछा गया है उससे लिख देना है। अब डेसाइल का मतलब 10 इक्वल पार्ट्स, तो उससे हमें डिवाइड कर देना है और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर आ जाएगा हमारा 30। 57 पूछा गया है, इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10, मीन हमें दे दिया है 12, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें दिया है 15, 30। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए मैंने बताया था आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हम वेरिएंस का सहारा लेंगे। वेरिएंस इज इक्वल टू 30 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1530 हमें दिया गया है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 10, जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, और माइनस सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1530.10 माइनस 144 सॉरी 144। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब आएगा एक्चुअल में ऐसा आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 153 माइनस 144 इज इक्वल टू 9। ये आया हमारा वेरिएंस। जब हम इसका रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ 3। अब हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हम यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे रखेंगे। हमारा जो मीन हमें मिला है वो 12 दिया गया है इंटू 100, तो मिल जाएगा अपन को 25। आंसर आ जाएगा 25। 58 हमें बता रहा है द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल ऑफ इनकम फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स आर ₹8 and ₹3 per day respectively. The quartile deviation and its coefficients respectively are. क्वार्टल डेविएशन के लिए हम क्या करते थे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। द अपर क्वार्टल मतलब Q3 हमें दिया है 8 और लोअर क्वार्टल मतलब Q1 हमें दिया है 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2 विच इज़ इक्वल टू 2.5, यानी ये होगा या तो ये होगा। अब पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, जो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जब देखेंगे हम तो 8 माइनस 3 अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/11, और ऑप्शंस हमें दिए गए 0.4545 और एक है 5। अगर यहाँ पर 10 होता तो हम 5 डायरेक्टली सिलेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, जो डिनोमिनेटर है उससे ही हम देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा ए। तो हम 59th क्वेश्चन पर आए थे। दिया गया है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन, मैक्सिमम वैल्यू हमें दी गई है 60, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 0.6, देन रेंज एंड मिनिमम वैल्यू रिस्पेक्टिवली आर। हमें रेंज और मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी लार्जेस्ट दिया गया है, स्मॉलेस्ट को निकालना है और रेंज निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता था
हमारा L माइनस एस और बाई L प्लस एस, और हमें दिया गया है 0.6। अब जो लार्जेस्ट दिए तो हम वो वैल्यू को इधर रख देते हैं। 60 हमें दिया गया है, 60 माइनस एस, 60 प्लस एस, ये वाले को हम पूरा को लेफ़्ट साइड ले जाते हैं तो आ जाएगा 60 इंटू 0.6 प्लस 0.6 एस इज इक्वल टू 60 माइनस एस। कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 60 इंटू 60/5 इंटू 3 36 प्लस 0.6 एस इज इक्वल टू 60 माइनस एस। जो s है वो लेफ़्ट साइड आकर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 36 प्लस 1.6 एस इज इक्वल टू 60। और जब हम 36 को माइनस करेंगे 60 में से तो 1.6 एस इज इक्वल टू 60 माइनस 36 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, यानी s इज इक्वल टू 24 अपॉन 1.6। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 240 अपॉन 16, 16 10 से 160, 16 5 से 80 यानी जो है 15। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 15, जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वो 15। और पूछा गया है रेंज। रेंज सिंपल होता है L माइनस एस, 60 माइनस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 45, मैक्सिमम 45 और मिनिमम वैल्यू 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 60th क्वेश्चन में पूछा है द लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। यानी सबसे लोवेस्ट स्ट्रेंथ किस में, तो जब भी कोरिलेशन के अंदर लोवेस्ट स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखनी हो तो आपको माइनस को हटाकर और देखना है कि सबसे ज़्यादा मॉड्यूलस किसका है, सबसे ज़्यादा जो जैसे यहाँ पर लोएस्ट दिया गया है तो जिसकी अमाउंट सबसे कम होगी वही लोएस्ट है, यानी 0.95 नहीं आएगा। सबसे लोएस्ट यहाँ पर 0.29 दिख रहा है। माइनस और पॉजिटिव को हटाकर के सबसे कम वैल्यू जो भी होगा वो लोएस्ट स्ट्रेंथ है। यहाँ पूछा नहीं गया नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर दिया रहता तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा रहता C और पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा रहता A, लेकिन यहाँ पर उन सब का अवॉइड करके सिर्फ स्ट्रेंथ पूछी गई है। और स्ट्रेंथ हम देखेंगे जो वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वही हमारी लोएस्ट स्ट्रेंथ होगी, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा स्टेट्स यहाँ पर ख़त्म होता है। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अंत में पढ़ाई काम आएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप हमको DM करके पूछ सकते हो या तो मुझे सीधा कॉल भी कर सकते हो। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हम आपको सभी अपडेट्स देंगे। मैं मेरी जो नोट्स है उसे भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सेंट्रल टेंडेंसी के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और ये कोरिलेशन का मेरे को लगा नहीं कि इतना ज़्यादा वेट है, तो मैंने थोड़ा इंडेक्स नंबर का मेरी जो नोट्स थी उसे डाल दिया है। उसमें मैंने थोड़े टॉपिक्स जो है वो आपके रेलेवेंट नहीं है तो उसे अवॉइड करके आपको जो रेलेवेंट है मैं वही डाल दूँगा PDF में एडिट करके। ठीक है, पढ़ते रहिए क्योंकि अंत में पढ़ाई काम आओगी।